अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो एएसएफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे या इंस्पेक्टर के तौर पे, आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के सेक्शन को लर्न पाकिस्तान पर हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे थे। आज का हमारा लेक्चर भी सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हम 4 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर में हमने एक से ज्यादा कवानीन पढ़ने हैं, तो इन 4 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले एएसएफ को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। हमने एएसएफ एक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया है और एएसएफ एक्ट की अब तक हम 3 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं और आज का हमारा स्पेसिफिक लेक्चर नंबर 4, क्लास नंबर 4 है, जो कि लास्ट लेक्चर है एएसएफ का। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एएसएफ को प्रिपेयर कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर या इंस्पेक्टर के तौर पे, या किसी भी वन पेपर एग्जाम को, स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, जॉब्स के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं या प्रिपरेटरी मटेरियल हासिल करना चाहते हैं, तो आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लेना है। स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करेंगे, यहां फॉलो के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम अपडेट्स और मटेरियल आपके साथ शेयर होता रहेगा। इसके अलावा इस लिंक को हासिल करने के लिए आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आप हमारी टीम के साथ भी इन टच आ जाएंगे और तमाम की तमाम गाइडेंस जो आपको चाहिए होगी प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करते रहेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय की हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम चैप्टर 4 को डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर 4 में सबसे पहले आप सेक्शन 7A देख रहे हैं। चैप्टर 4 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 7 को ही डिस्कस किया गया है। इसके मुख्तलिफ जो है वो आप आगे प्रोविजंस देखेंगे, सेक्शन 7A, 7B, 7 जो है ना मुख्तलिफ जो है वो इसके अंदर क्लॉजेज ऐड की गई हैं। तो सेक्शन 7A आपको बताता है कि ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, टू बी सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ऑफिसर्स कौन से? एएसएफ के ऑफिसर्स, और मेंबर्स किसके? एएसएफ के मेंबर्स। वो तमाम के तमाम क्या है? सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट टू का मतलब है कि सबऑर्डिनेट हैं, वो इसके ताबे हैं। किसके? पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। अब ऑफिसर्स और जो मेंबर्स हैं, जब उनकी प्रोफेशनल कंडक्ट की बात होगी, जब उनकी ड्यूटीज की बात होगी, तो वो जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सबऑर्डिनेट होंगे। अब इस लॉ की कौन सी प्रोविजंस रेलेवेंट होंगी आपको सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के सेक्शन में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो है प्रोविजन को रीड आउट करते हैं। सेक्शन 7A का सब सेक्शन 1 हम रीड आउट करते हैं। सेक्शन 7A का सब सेक्शन 1 रीड आउट करते हैं और ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, कुछ चीजें सिर्फ आपने ओवरव्यू करनी होती हैं ताकि आपके नॉलेज का हिस्सा रहें और आपके नोट्स में सिर्फ एक बुलेट पॉइंट के तौर पे ऐड हो जाएं। तो क्लॉज 1 हमें क्या कहता है कि एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स से मुराद एएसएफ है, shall unless he is already so subject to the Pakistan Army Act 1952 hereinafter in this chapter referred to as the act। तो इसके बाद इस आर्मी एक्ट को दी एक्ट कह के इस चैप्टर में पुकारा जाएगा। यहां सिंपल बात की जा रही है कि तमाम के तमाम मेंबर्स और तमाम के तमाम ऑफिसर्स एएसएफ के, वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सब ऑर्डिनेट होंगे। वो कानून उनके ऊपर लागू होगा और वो उस कानून पर अमल दरामद करेंगे। यहां पर सिंपली ये बात की जा रही है और यहां जो है इस कॉमे के अंदर जो बात बताई जा रही है वो सिंपली ये है कि अगर वो पहले से हैं तो वेल एंड गुड, और अगर पहले से वो सबऑर्डिनेट नहीं है, इस क्लॉज के आने से पहले से वो सबऑर्डिनेट हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो पहले से सबऑर्डिनेट नहीं है तो अब से वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात की जा रही है कि द डायरेक्टर जनरल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स हैव ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय और अंडर द एक्ट ऑन एन ऑफिसर empowered to convene a general court martial। अब यहां दी एक्ट से मुराद क्या है? पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। अब यहां सिंपल बात की जा रही है कि जो डायरेक्टर जनरल है किसका? डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ, उसके पास ऑफिसर्स के हवाले से और मेंबर्स के हवाले से कौन कौन सी पावर्स हैं? जो ऑफिसर्स हैं वो और मेंबर्स हैं, ये एएसएफ के हैं, तो डायरेक्टर जनरल के पास ऑफिसर्स और मेंबर्स के हवाले से वो तमाम पावर्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर एक ऐसे पर्सन के पास होती हैं जो किसी का कोर्ट मार्शल कर सकता है, जनरल कोर्ट मार्शल। तो
डीजी के पास, डीजी एएसएफ के पास वो तमाम की तमाम पावर्स हैं जो आर्मी एक्ट के अंदर किसी ऐसे ऑफिसर के पास होती हैं जो जनरल कोर्ट मार्शल कर सकता है। अब ये जो डीजी है इसके पास जो पावर्स हैं ये किसके हवाले से हैं? ये ऑफिसर्स के हवाले से हैं और साथ साथ मेंबर्स के हवाले से हैं, और ये ऑफिसर्स और मेंबर्स एएसएफ के हैं। तो अपनी ये जो पावर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर एक्सरसाइज कर सकता है। और पावर्स कौन सी हैं? पावर्स वही वाली होंगी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो कि किसी के पास कोर्ट मार्शल करने के लिए मौजूद होती हैं। उसके बाद सेक्शन 7A का हम सब सेक्शन 3 रीड करते हैं कि सब्जेक्ट टू द सब सेक्शन 2 द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट बाय व्हाट अथॉरिटी एनी जुरिस्डिक्शन powers or duties incidental to the operations of the provisions of the act shall be exercised or performed in respect of the force। तो सबसेक्शन 3 के अंदर सिंपल बात की जा रही है कि सबसेक्शन 2 के सबऑर्डिनेट रहते हुए, सबसेक्शन 2 कौन सा है? ये सबसेक्शन 2 है। तो सबसेक्शन 2 के सबऑर्डिनेट रहते हुए फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट कर सकती है कि जो डायरेक्टर जनरल है वो किस तरह की जुरिस्डिक्शन, किस तरह की पावर्स और किस तरह की जो है ना फंक्शंस परफॉर्म करेगा इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अब यहां तो हमने देख लिया कि डायरेक्टर जनरल के पास जो है वो कौन सी पावर्स हैं। डायरेक्टर जनरल के पास जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के ताबे जो किसी भी पर्सन के पास कोर्ट मार्शल की पावर्स होती हैं वही पावर्स इसके पास हैं। इसके साथ साथ एडिशनली वो किसी भी जनरल और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट मजीद वजाहत कर सकती है कि किस अथॉरिटी के तहत कौन कौन सी पावर्स डायरेक्टर जनरल ने इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो है वो एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद हम सब सेक्शन 4 को डिस्कस करते हैं। सबसेक्शन 4 में बात की जा रही है कि notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force except the authorities specified in subsection 1 and subsection 2 of section 7F, no other authority, tribunal or court shall have jurisdiction to vary, modify, alter, annul or set aside, revise or review any order passed by any officer of the force authorized under the Pakistan Army Act 1952। अब ये जो क्लॉज होती है ना जिसमें लिखा होता है notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, इसका मतलब यह है कि किसी भी कानून में, किसी भी क्लॉज में कोई भी बात लिखी हुई है, इस क्लॉज को उससे गर्ज नहीं है। ये क्लॉज जो है एक सुप्रीम स्टेटस रखती है उन तमाम क्लॉजेस के ऊपर। यानी कि जब भी कोई क्लॉज, कोई बात इस बात के साथ जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी तो ये बात जो है वो प्रिवेल करेगी, ये सुप्रीम क्लॉज के तौर पे जो है वो स्टैंड करेगी। तो इस क्लॉज के अंदर सिंपल ये बात की गई है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, कि किसी भी अथॉरिटी के पास, किसी भी ट्राइब्यूनल के पास, किसी भी कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो तब्दील कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, वो अल्टर कर सकें, वो अनॉल कर सकें, वो सेट असाइड कर सकें, रिवाइज कर सकें या रिव्यू कर सकें। इन सारी बातों का जो कंक्लूजन है वो ये है कि किसी भी ट्राइब्यूनल के पास, अदालत के पास, अथॉरिटी के पास ये पावर्स ही नहीं है कि अगर जो सेक्शन 7F के अंदर जिस अथॉरिटी ने कोई डिसीजन किया है, कोई ऑर्डर किया है, उसको कोई भी और अदालत, कोई भी और फॉरम ना तो तब्दील कर सकता है, ना उस पर नजरसानी कर सकता है, ना उसके अंदर कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको बदल सकता है। किसी फॉरम के पास कोई ताकत नहीं है। और ये जो फैसला होगा जो सेक्शन 7F के अंदर होगा, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो सुप्रीम है, वो प्रिवेल करेगा। तो यहां आपके पास सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 7F के अंदर हम जाके डिस्कस करेंगे, ये सेक्शन 7F है, ये अपील एंड रिवीजन, ये जो स्टेटस है, ये कोई भी ना तो इसको रिव्यू कर सकता है, ना इसको चेंज कर सकता है, ना इसको ऑल्टर किया जा सकता है। तो ये स्टेटस किसके थ्रू मिला है? ये स्टेटस मिला है इसको 7A के सबसेक्शन 4 के अंदर। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपने आप को एएसएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए या इंस्पेक्टर के लिए, अगर आप जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, तो आप जो है वो लर्नर पाकिस्तान का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे इस वक्त आपको 50% डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपने सिंपली इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको तमाम की तमाम डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आप सेक्शन 7B देख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस ऑफ imprisonment. An officer or member of the force who is sentenced to imprisonment for a term which is not less than 90 days shall be deemed to have been dismissed from the force। अब यहां बताई जा रही है कॉन्सिक्वेंस किसके? कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा रहे हैं आपको सजा के। किसी भी ऑफिसर को, मेंबर को अगर एक सजा दी जाती है जो 90 दिन
कैद या उससे ज्यादा की है तो वो जो ऑफिसर और मेंबर है वो समझा जाएगा कि इस फोर्स से डिसमिस हो चुका है, वो अब मजीद जो है वो इस फोर्स का हिस्सा एज अ ऑफिसर एज अ मेंबर नहीं रहा। तो अब आपसे सवाल यहां पर यह किया जा सकता है कि कोई भी ऑफिसर जिसको 90 दिन से ज्यादा की सजा होती है तो इसके साथ साथ उसको और कौन सी सजा अवॉर्ड हो जाती है? ऑटोमेटिकली उसको डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस की सजा, डिसमिसल फ्रॉम द फोर्स की सजा जो है वो अवॉर्ड हो जाती है। उसके बाद सस्पेंशन की बात की जा रही है। Any officer shall be competent to suspend in the prescribed manner a member of the force working under him for any misconduct, remission, negligence in the discharge of his duties। तो सिंपली बात की जा रही है कि कोई भी ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो कि उसके अंडर काम कर रहा है उसको मिसकंडक्ट के लिए, नेग्लिजेंस के लिए वो उसको सस्पेंड कर सकता है और वो नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें वो अपनी ड्यूटीज की परफॉर्मेंस में जो है वो अगर कर रहा है तो हर ऑफिसर कॉम्पिटेंट है कि वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अपने से नीचे जो ऑफिसर काम कर रहा है उसको वो सस्पेंड कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है वो देख रहे हैं प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब यहां पर आपको जो सजा अवॉर्ड की गई है, जो आपको जो है किसी भी मेंबर को, ऑफिसर को सजा सुनाई गई है, वो कहां पर जो है उसको सजा जो है अवॉर्ड की जाएगी, वो अपनी जेल या अपनी कैद कहां पर काटेगा। इफ अ मेंबर ऑफ द फोर्स सेंटेंस्ड अंडर द एक्ट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शॉर्टर देन 90 days is also dismissed from service, he shall be imprisoned in the nearest prison or such other prison as the federal government may by general or special order direct। अब यहां तक हम इसको रीड आउट करते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो डिसमिस हो, जिसको सजा सुनाई गई है, इंप्रिजनमेंट सुनाई गई है और वो 90 दिन से कम है। अब प्रीवियस तो हमने पढ़ा कि जब 90 दिन या उससे ज्यादा की सजा होगी तो आपको ऑटोमेटिकली सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा, लेकिन यहां सिनेरियो डिफरेंट है कि सजा आपको 90 दिन से कम की सुनाई गई है। अब अगर 90 दिन से कम की सुनाई गई है तो फिर आप डिसमिस तो ना हुए उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि 90 दिन से कम की सजा है, फॉर एग्जांपल 70 दिन की सजा है, लेकिन इसके साथ साथ आप डिसमिस भी हो चुके हैं। तो अब क्या होगा? अब आपको नियरेस्ट प्रिजन जो होगी वहां पर ये सजा काटनी होगी। अगर नियरेस्ट प्रिजन से हट के कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फेडरल गवर्नमेंट का है और उसने एक और जेल मखसूस की हुई है, जो नियरेस्ट प्रिजन है उससे हट के कोई और जेल स्पेसिफाइड है, तो फिर वो जो ऑफिसर है या मेंबर है वो फिर वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे आगे पढ़ते हैं। बट इफ ही इज नॉट सो डिसमिस्ड ही मे बी कन्फाइंड इन अ क्वार्टर गार्ड और सच अदर प्लेस एज द डायरेक्टर जनरल में कंसीडर सूटेबल। अब यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इन केस ये 70 दिन की सजा तो उसको सुनाई गई है, लेकिन इसके साथ साथ उसको डिसमिस जो है वो नहीं किया गया, उसको डिसमिस नहीं किया गया, तो फिर वो कन्फाइन हो जाएगा, उसको कैद कर दिया जाएगा क्वार्टर गार्ड के अंदर या किसी भी और जगह पर जो डायरेक्टर जनरल जो है वो सूटेबल समझता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर सजा 90 दिन से कम है तो इंसान ऑटोमेटिकली जो मेंबर है या जो है ना ऑफिसर है वो डिसमिस नहीं होता, और अगर स्पेसिफिकली डिसमिस नहीं होता तो फिर उसको प्रिजन में नहीं भेजा जा सकता। और इन केस अगर सजा 70 या 80 दिन की है, 90 दिन से कम है और स्पेसिफिकली डिसमिस भी कर दिया गया है, तो फिर आपको अपनी इंप्रिजनमेंट जो है किसी प्रिजन में काटनी होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कैप्चर ऑफ डिजर्टीज। अब ये सेक्शन 7E आप पढ़ रहे हैं। डिजर्टीज कहते हैं किसी भी ऐसे शख्स को जो इस फोर्स को बगैर बताए, बगैर नोटिस दिए, बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए अपनी ड्यूटीज को अवॉइड करने के लिए भाग जाता है। वो इस फोर्स को छोड़ के किसी जगह छुप जाता है और बगैर बताए जो है वो अपने आप को, अपना राब्ता मुनक़ता कर लेता है। तो अब इसको रीड आउट करते हैं सबसेक्शन 1 को कि whenever any person subject to the act deserts, the chief security officer shall give written information of the desertion to such civil authorities as in his opinion may be able to afford assistance toward the capture of the deserter। अब यहाँ सिंपल बात की गई है कि जब भी कोई मेंबर ऑफ द
फोर्स जो है, कोई भी पर्सन को, चाहे वो मेंबर ऑफ द फोर्स है या ऑफिसर है, वो डिजर्ट करता है, वो भाग जाता है इस फोर्स को बगैर बताए, जो है वो किसी जगह फरार हो जाता है ताकि जो ड्यूटीज उसको असाइन की गई हैं या की जा सकती हैं उससे वो छुप जाए, तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का काम स्टार्ट हो जाता है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने क्या करना है कि रिटन इंफॉर्मेशन इस चीज की, इस डिजर्शन की प्रोवाइड करनी है। किसको? सिविल अथॉरिटीज को। सिविल अथॉरिटीज को प्रोवाइड करनी है, जिनका काम क्या है, किसी भी ऑफेंडर को जो कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस कमिट करता है, उनको जाके पकड़ती हैं। तो उन सिविल अथॉरिटीज को उसने जो है ये रिटन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि हमारी फोर्स का एक बंदा जो है उसने डिजर्शन का एक्ट कमिट किया है, तो अब इसको पकड़कर आप जो है वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करें। तो अब जो है वो उन सिविल अथॉरिटीज की तरफ ये जो है रिटन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देता है। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है, ये पहली बात है। अब वो अथॉरिटीज, उनका अब काम स्टार्ट हो रहा है, अब वो क्या करेंगी? एंड सच अथॉरिटीज शेल देयर अपॉन टेक स्टेप्स फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ द सेड डिजर्टर इन द लाइक मैनर एज इफ ही वर अ पर्सन of whose apprehension a warrant had been issued by a magistrate। अब उन अथॉरिटीज ने क्या करना है? अब उन अथॉरिटीज ने इस रिटन इंफॉर्मेशन को ऐसे ट्रीट करना है, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रिटन इंफॉर्मेशन भेजी है सिविल अथॉरिटीज को, उन्होंने उस रिटन इंफॉर्मेशन को ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि ये एक मैजिस्ट्रेट की तरफ से इशूड वारंट है। वारंट आपको ये इजाजत, वारंट बेसिकली एक इजाजत होती है कि आप इस शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अब उस रिटन इंफॉर्मेशन को उन सिविल अथॉरिटीज ने एक वारंट के तौर पे ट्रीट करना है और जाकर उस पर्सन को जो जिसकी बेसिकली जो है ना जिसने डिजर्शन का एक्ट कमिट किया उसको जाके एप्रीहेंड करना है, उसको जाके पकड़ना है। और जब उन्होंने उसको पकड़ लेना है तब आगे क्या होगा? यहां से हमारी, यहां तक तो दूसरी बात खत्म हो गई, ठीक है, सिविल अथॉरिटीज ने क्या करना है। अब यहां तीसरी बात स्टार्ट हो रही है कि जब उनको पकड़ लिया, उस शख्स को पकड़ लिया, तो अब क्या होगा? एंड शैल डिलीवर द डिजर्टर व्हेन एप्रीहेंडेड इनटू द कस्टडी ऑफ द फोर्स। अब उसको पकड़कर, उस जो फोर्स से भाग गया है उस इंसान को पकड़कर उन्होंने फोर्स की कस्टडी में दे देना है। फोर्स से मुराद क्या है? फोर्स से मुराद एएसएफ है, फोर्स से मुराद एएसएफ है। तो एएसएफ की कस्टडी में दोबारा से उस इंसान को दे देना है। अब नेक्स्ट क्या होगा? एनी police officer may arrest without warrant any person whom he reasonably believed to be subject to the act and a deserter or absentee without leave and bring him without delay before the nearest magistrate to be dealt in accordance with law। अब यहां एक और बात की गई है कि इन केस कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको ये लगता है कि ये मखसूस शख्स जो मेरे सामने मौजूद है ये किसी फोर्स को या स्पेसिफिकली एएसएफ को छोड़कर भाग चुका है, ये एक डिजर्टी है, तो वो जाकर उस इंसान को बगैर किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है, बगैर किसी रिटन इंफॉर्मेशन के अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के बाद वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। ये कानून का असूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है कि अगर किसी को भी आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं, उसकी एंट्री अपनी डायरी में करते हैं। तो यहां पर भी उस पुलिस ऑफिसर ने क्या करना है कि उसको जाकर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना है और फिर ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने कब पेश करेगा? जब उसको रिटन इंफॉर्मेशन नहीं आई होगी, उसको ये लगेगा कि ये इंसान जो है एक डिजर्टी है, फोर्स को छोड़ के भागा हुआ है। लेकिन अगर उसको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से एक रिटन इंफॉर्मेशन आएगी उस पुलिस ऑफिसर को, तो फिर उसको पकड़ने के बाद वो फोर्स के हवाले करेगा, उसको जो है वो आके देगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेक्शन 7F, जिसमें अपील और रिवीजन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब अगर आपको डायरेक्टर ने या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने या किसी भी और पर्सन ने एक ऑर्डर के थ्रू जो है आप पर कोई पनिशमेंट इंपोज की है या आपकी ऑर्डर अगेंस्ट आया है और आप उससे एग्रीव्ड हैं, आपको लगता है कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है डायरेक्टर की तरफ से, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से या किसी भी और ऑफिसर की तरफ से ये गलत है, तो आप जो है उसके खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। अपील कहां फाइल कर सकते हैं? अपील आप फाइल कर सकते हैं जिसने आपको डिसीजन अवार्ड किया है उससे हायर अथॉरिटी को। अब प्रीवियसली हमने सेक्शन 7A सब सेक्शन 4 में डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्डर, चाहे वो डीजी की तरफ से दिया गया है, चाहे वो किसी और मेंबर ऑफ द फोर्स की तरफ से दिया गया, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर की तरफ से, उसको आप किसी
किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते मां सिवाय 7F के अंदर जो प्रोवाइडेड प्रोसेस है उसके। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने अपने सबऑर्डिनेट को सस्पेंड कर दिया है जस्ट बिकॉज कि वो मिसकंडक्ट कमिट कर रहा था। अब जिसको सस्पेंड किया गया है वो किसी ऑर्डिनरी कोर्ट में जाके उस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता, उसने प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस कौन सा फॉलो करना है? 7F के अंदर, कि अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया है जो आपका सीनियर ऑफिसर है, तो जिसने ऑर्डर पास किया है उससे सीनियर के पास आप अपील लेके जाएंगे। ये इसका प्रोसेस है, ये यहां बात की जा रही है। सबसेक्शन 2 को हम पढ़ते हैं कि अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर जनरल अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट मे विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर अप्लाई टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर रिवीजन। अब हमने ये तो देखा था कि डायरेक्टर जनरल सबसे बड़ा ऑफिसर है फोर्स का। अब अगर डायरेक्टर जनरल ने ही हमें पनिशमेंट अवार्ड कर दी है तो हम किसके पास जाएंगे? इससे ऊपर की अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड था, तो हमने फेडरल गवर्नमेंट के पास भी 30 दिन के अंदर अंदर जाना है। तो ये डेट्स दोनों आपको याद होनी चाहिए, ये पूछी जा सकती हैं। उसके बाद सेक्शन 7G अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स। द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल कोऑर्डिनेशन एंड सच नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर्स एज इट मे थिंक फिट। तो ये तमाम के तमाम ऑफिसर्स उतनी तादाद में अपॉइंट किए जा सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी तादाद फेडरल गवर्नमेंट को लगता है कि एडिक्वेट है। सिंपल ये बात की जा रही है, हर एक चीज को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी भी चीज को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सिंपली रीड आउट करें, इंपॉर्टेंट चीज को अपने पास एक बुलेट पॉइंट के तौर पे नोट डाउन कर लें ताकि वो आपकी मेमोरी का हिस्सा रहे। उसके बाद चीजों की रिवीजन करते रहें ताकि वो आपको याद रहें और आप अपनी मेमोरी रिफ्रेश करते रहें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सबसेक्शन 2, सेक्शन 7G सबसेक्शन 2, जिसमें द डायरेक्टर जनरल में अपॉइंट विद इन द कार्डर स्ट्रेंथ सैंक्शन बाय द फेडरल गवर्नमेंट सच नंबर्स ऑफ द इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, sergeant, corporals as may consider necessary for the efficient performance of the functions of the force। अब जो डायरेक्टर जनरल है, पहले तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया डायरेक्टर जनरल को, उसके बाद मुख्तलिफ डायरेक्टर्स को, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर्स को। अब जब डायरेक्टर जनरल है, फोर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो कार्डर हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है उसने सैंक्शन करनी है, डिसाइड करनी है कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और उनकी अपॉइंटमेंट भी जो है वो इसने करनी है। और उसके अंदर जो है उस मुख्तलिफ फ्लीट्स के अंदर इंस्पेक्टर्स भी होंगे, सब इंस्पेक्टर्स भी होंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भी होंगे, सार्जेंट्स भी होंगे, कॉर्पोरल्स भी होंगे, ठीक है। और इनकी तमाम की तमाम जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टर जनरल ने डिसाइड करनी है। वैसा नहीं कि डायरेक्टर जनरल ने कुर्सी रख के अपॉइंट करते जाना है और लोगों को जो है वो उनको जो है वो जॉब्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देनी है। एक ड्यू प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाएगा। जो फोर्स की तरफ जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स होंगे उन्हीं को ही जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप सेक्शन देख सकते हैं सेक्शन 7G अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स। द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स विज़-विज़ द पाकिस्तान आर्मी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। तो यहां बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं और जो अदर मेंबर्स हैं किसके, ASF के, उनका जो रैंक है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा। वो जो है वो एक तो पाकिस्तान आर्मी के जो है वो कनेक्शन में होगा, उसी से मुशाबत रखता होगा, और ये प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सर्टेन होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 में हम सेक्शन 8 को देख रहे हैं जिसमें इंडेमनिटी की बात की जा रही है। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग व्हिच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस। तो यहां सिंपल बात की जा रही है कि कोई भी पर्सन जो इस कानून के ताबे, कोई भी पर्सन, यहां सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो ऑफिसर्स हैं या जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मेंबर्स हैं, यहां पर बात की गई है कि एनी पर्सन, कोई भी शख्स इस कानून के ताबे रहते हुए अगर कोई काम करता है और वो काम जो है वो गुड फेथ में करता है, उसकी इंटेंशन ठीक है, तो वो जो है इंडेमनिफाइड है। उस पर किसी किस्म का आप जो है वो दावा दायर नहीं कर सकते, उसके खिलाफ किसी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट
नहीं कर सकते या इससे हट के कोई भी लीगल प्रोसीडिंग आप इनिशिएट नहीं कर सकते। अभी हमने डिस्कस किया था, जब डिजर्शन को हम डिस्कस कर रहे थे, वहां हमने बात की कि कोई पुलिस ऑफिसर जिसको ये लगता है कि ये पर्सन जो है फोर्स से भागा हुआ है, तो उसको अगर वो पकड़ लेता है और फॉर एग्जांपल वो गलत होता है, तो उसके खिलाफ आप सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून उसको इंडेमनिटी प्रोवाइड करता है, उसको ये छूट प्रोवाइड करता है। और ये सेक्शन 8 हमें बताता है कि अगर आप कोई भी पर्सन नेक नियति से कानून के ताबे रहते हुए कोई काम करता है इस कानून के अंडर, इस कानून के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और वो गलत साबित हो जाता है, उससे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो ये कानून उसको इंडेमनिटी प्रोवाइड करता है कि उसके खिलाफ कोई सूट नहीं हो सकता, कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, कोई जो है वो आप प्रोसिक्यूशन जो है उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं सेक्शन 9, डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर्स अंडर दिस एक्ट except those under section 11 to the director general or such officer as it may deem। तो फेडरल गवर्नमेंट सेक्शन 9 के अंडर रहते हुए अगर चाहे तो एक नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेंगे, अपनी पावर्स को, अपनी ताकत को डेलीगेट कर सकते हैं। वो जो भी अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है, वो उसको डेलीगेट कर सकती है कि किसी और पर्सन को वो दे सकती है कि वो इसको एक्सरसाइज करे, और वो पर्सन डायरेक्टर जनरल भी हो सकता है, वो पर्सन कोई और ऑफिसर भी हो सकता है, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट को ठीक लगे। लेकिन कौन सी पावर्स नहीं दी जा सकती फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेक्शन 11 में बताई गई है। सेक्शन 11 में कौन सी पावर्स हैं, जरा हम देख लेते हैं। सेक्शन 11 में है कि कोई भी रूल बनाने की पावर्स आप जो है, यानी कि कोई कानून साजी फोर्स के हवाले से करने की पावर्स जो है वो आप डेलीगेट नहीं कर सकते, किसी और ऑफिसर को नहीं दे सकते। उसके बाद सेक्शन 10 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द डायरेक्टर जनरल। पहले तो फेडरल गवर्नमेंट ने डेलीगेट की पावर्स, अब यहां पर जो डायरेक्टर जनरल है वो अपनी पावर्स को फर्दर डेलीगेट कर रहा है। अब पावर्स डेलीगेट क्यों की जाती है? पावर डेलीगेट की जाती हैं ताकि जो वर्कलोड है उसको शिफ्ट किया जाए, या फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो एक मखसूस जो है वो डोमेन की जो अथॉरिटी है वो किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को देना चाहता है ताकि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो पावर्स को ऑफिशियली डेलीगेट कर दिया जाता है। तो यहां हम इसको रीड आउट करते हैं, द डायरेक्टर जनरल मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब यहां पर उसने एक तो नोटिफिकेशन के थ्रू जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा, और इसके साथ साथ एक प्रायर अप्रूवल उसको रिक्वायर होगा, एक पहले से इजाजत उसको रिक्वायर होगी, किससे? फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये सारी पावर्स जो डीजी एक्सरसाइज कर रहा है वो इसको डेलीगेटेड है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है तमाम की तमाम पावर्स, या उसकी कुछ पावर्स जो कि इस कानून के ताबे या रूल्स के ताबे उसको दी गई हैं। और इस पावर डेलीगेशन का पर्पस क्या है कि एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स जो है वो उसको अमल में ला सकें, और ये अथॉरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को इस तरीकाकार से डेलीगेट कर सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेक्शन 11, ये वो पावर्स हैं जो डेलीगेट नहीं की जा सकती। तो सवाल यहां से भी बनाया जा सकता है कि जो पावर टू मेक रूल है वो फेडरल गवर्नमेंट की पावर है, क्या वो डेलीगेट हो सकती हैं, या कौन सी पावर्स डेलीगेट नहीं हो सकती? तो फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स। अब फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू, पब्लिश करने के थ्रू रूल्स बना सकती है। रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, किस चीज से रिलेट कर सकते हैं? सबसे पहले कि वो रूल्स के थ्रू रेगुलेट कर सकता है फंक्शंस को, पावर्स को, किसके फंक्शंस को और पावर्स को? ऑफिसर्स के फंक्शंस को और पावर्स को। और ये ऑफिसर्स कौन से हैं? एएसएफ के ऑफिसर्स हैं। उसके बाद इसमें हम सब सेक्शन क्लॉज बी की तरफ हम चलते हैं, रेगुलेटिंग द क्लासेस and grades of and the remuneration and rewards to be paid to the officers and members of the force and their condition of the service। तो जो क्लासेस हैं, जो ऑफिसर्स की क्लासेस हैं, क्लास 1, 2, 3, मुख्तलिफ किस्म की जो कैटेगराइजेशन है या क्लास जो है वो स्ट्रक्चर है, उसको रेगुलेट कौन कर सकता है? रूल्स के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। उनके ग्रेड्स के डिसीजन कौन कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। किस तरह से कर सकती है? रूल्स बना के कर सकती है। या उनको जो रिमनरेशन दी जाएगी, जो उनको मुआवजा दिया जाएगा, उसकी जो असरटेन उसको कौन कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, रूल्स बनाकर। अच्छा, उसके बाद कोई भी अगर रिवॉर्ड, इनाम दिया जाना है उन ऑफिसर्स को, तो वो भी कौन जो है वो असरटेन करेगा? रूल्स के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये, और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस जो है उसको भी, तो इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। अच्छा, ए और बी के अलावा जितने भी थे वो सारे के सारे ओमिटेड थे, किसी मखसूस कानून के ताबे उनको ओमिट कर दिया गया। उसके बाद ई जो है आपका क्लॉज ई बचता है, जनरली फॉर द पर्पस
पर्पज ऑफ कैरिंग इनटू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब इस कानून की जो प्रोविजंस हैं, इस कानून की मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं, उनको फंक्शनल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रूल्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोविजन है, उसको ऑपरेशनल करने के लिए आपको कोई रूल बनाना है, आपको कोई लेजिस्लेशन करनी है, तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस सेक्शन के ताबे रहते हुए कर सकती है। उसके बाद आप जो है वो सेक्शन 12 देख रहे हैं, जो इस कानून का आखिरी सेक्शन है, पावर्स टू मेक रेगुलेशंस। द डायरेक्टर जनरल मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मेक रेगुलेशंस कंसिस्टेंट विद द एक्ट एंड द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो हमने क्या देखा कि कानून बना हुआ है, कानून के बाद जो है वो रूल्स बने हुए हैं। रूल्स किस किताबे बने हुए हैं? सेक्शन 11 किताबे बने हुए हैं। किसने बनाए हैं? फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। अब रूल्स के बाद रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है। रेगुलेशंस ये जो है वो किस सेक्शन के अंदर है? ये सेक्शन 12 के अंदर है। और ये कौन करेगा? ये डायरेक्टर जनरल करेगा, और ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू करेगा जो कि ऑफिशियल गैजेट पे पब्लिश होगा, और इसके लिए इसको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा राइटिंग में फेडरल गवर्नमेंट का, और फिर ये रेगुलेशंस कर सकता है। अब रेगुलेशंस के लिए जरूरी है कि वो कंसिस्टेंट हो, वो मुशाबत रखती हो किसके साथ? एक्ट के साथ। एक्ट कौन सा? एएसएफ एक्ट, एएसएफ एक्ट 1975। तो इससे हट के नहीं होनी चाहिए कोई रेगुलेशंस कि एक्ट कोई बात कर रहा है और रेगुलेशंस कोई बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे से मुशाबत रखें, ठीक है। और इन रेगुलेशंस को बनाने का पर्पस क्या है कि इस कानून के रूल्स और इस कानून का जो पर्पस है उसको फुलफिल किया जाए। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को मेंटेन करना एएसएफ के एक्ट का पर्पस है, या सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना एएसएफ के एक्ट का पर्पस है, तो फिर इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कोई रेगुलेशन चाहिए होगी, तो वो डीजी जो है वो कर सकता है, उस रेगुलेशन को बना सकता है, और सेक्शन 12 के ताबे ये करेगा। तो ये हमारा एएसएफ एक्ट था जो हमने 4 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप जो है वो एडी एएसएफ को या इंस्पेक्टर एएसएफ को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस प्रिपरेटरी बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। एएसएफ एक्ट की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मजीद जिसमें हम आर्मी एक्ट को भी कवर करेंगे, पुलिस ऑर्डर को भी कवर करेंगे, सीआरपीसी को भी कवर करेंगे, और कस्टम एक्ट को भी कवर करेंगे। सारे लॉज नहीं पढ़ेंगे, सारे लॉज से मुराद है कि पूरा लॉ कंप्लीट नहीं करेंगे, जो रेलेवेंट चंक होगा, जो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हम उसी को कवर करेंगे। आपने क्या करना है कि अगर आप इस कम्युनिटी को पे बैक करना चाहते हैं तो लर्न पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके इन लेक्चर्स को, इन प्लेलिस्ट को उन तमाम ग्रुप्स में, उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो कि इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी इन लेक्चर्स के थ्रू मुस्तफीद हो सकें। हमारी कोशिश है आप तमाम लोगों को असिस्ट किया जाए, इन लेक्चर्स को, इस इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को शेयर करना ये सदका जारिया है। उम्मीद है कि आप जो है वो लर्न पाकिस्तान की इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।